नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की इस खास पेशकश में वादे कितने पूरे कितने अधूरे हम अपने दर्शकों के लिए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं, तमाम जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनके लिए हम खास पेशकश लाए हैं। चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं, 20 विधानसभा के कंप्लीट विश्लेषण के बाद, पूरे विश्लेषण के बाद अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सरगुजा संभाग, आदिवासी बहुल क्षेत्र, जहां और सूरजपुर की बात करेंगे। सूरजपुर जिले से भटगांव और प्रेमनगर सीट, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आखिर वहां के मूलभूत समस्या क्या है, मुद्दे क्या हैं, वहां पर राजनीतिक उठापटक सियासी क्या है। इस पूरे चर्चा पर हमसे जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर मोहन तिवारी। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा कि सूरजपुर विधान अगर बात करें जिला में, तो प्रेमनगर विधानसभा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां पर इस वक्त अगर हम बात करें तो यहां पर 2018 में खेल साई सिंह ने जीत दर्ज की थी कांग्रेस से, और वर्तमान में फिर से कांग्रेस के ही खेल साई सिंह को इस बार टिकट दिया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस से, और बीजेपी से भूले सिंह मरावी। तो निश्चित रूप से चूंकि ये पूरा आदिवासी बेल्ट है, कोयला का बड़ा माइनिंग का क्षेत्र है, लगातार वहां पर समस्याएं बहुत है। समस्याएं इस तरह की जो मूलभूत समस्याएं हैं, एक वो, दूसरा वातावरण पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी, और पलायन को लेकर भी, रोजगार को लेकर भी, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर लगातार मांगे उठती रही है। पिछड़ा जिला होने की वजह से बहुत ज्यादा यहां पर राज्य गठन के बाद भी अगर बात करें तो उपेक्षा का शिकार सूरजपुर पूरा जिला रहा है। आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, इस पूरे विषय पर चर्चा करते हैं मोहन जी से। मोहन जी, सूरजपुर जो जिला है उसमें 2 विधानसभा है, प्रेमनगर भटगांव। हम प्रेमनगर की बात करें तो वहां पर जो परिस्थितियां हैं या चुनावी समीकरण हैं, कैसे देखते हैं इस बार 2023 में क्या उठक पटक होने वाला है? जी जी, देखिए, सरगुजा की जो हॉट सीट है उसमें से एक है प्रेमनगर सीट। चुनाव में टिकट घोषित करने के पहले तो उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो सीट है परंपरागत रूप से जो है केंद्रीय मंत्री अब तक जो रही हैं उनके नाम पर है, या रेणुका सिंह के नाम पर है, और वो क्योंकि वहां चुनाव 2 बार जीत चुकी हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यहाँ बीजेपी ने न केवल रेणुका सिंह को दूसरी जगह टिकट दिया, बल्कि भूलन सिंह को यहाँ से जो है आदिवासी समाज से जो आते हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ये जो सीट है वो अब जो है कई तरीके की ऊहापोह में फंस गई है। कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं खेल साई सिंह, उन पर भरोसा जताया गया है, और ये टी.एस. सिंहदेव के खास माने जाते हैं। उम्र के मामले में भी ये सबसे सीनियर हो गए हैं, 70-75 की इनकी उम्र है। उसके बावजूद एक बार फिर से कांग्रेस ने इन्हें मौका दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि टी.एस. सिंहदेव की यहाँ पर टिकट वितरण में चली है और इसीलिए खेल साई सिंह को टिकट मिला है। लगातार रेणुका सिंह को ये हरा भी चुके हैं, इसलिए काफी दिलचस्प मुकाबला था। और इस बार बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि रेणुका सिंह फिर यहाँ से चुनाव लड़ें, और खेल साई सिंह के सामने वो एक तरीके से ज्यादा आक्रामक नजर आती हैं, इसलिए जनता खेल साई सिंह जो सीधे साधे हैं, सरल व्यक्तित्व के हैं, उनको पसंद कर लेती है। तो वहां पर प्रयोग करते हुए भूलन सिंह मरावी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ वन उपज की जो खरीदी है, तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, इसके अलावा जो अन्य वन उपज हैं उनकी जो खरीदी बिक्री है वो एक अहम मुद्दा है। आसपास के इलाके में रोजगार का भी कोई बड़ा अवसर नहीं है, इसलिए रोजगार भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या के रूप में सामने हमेशा से आता रहा है। और जो भी सरकार बनती है या सरकार में ये जिसको जिताते हैं उससे ये उम्मीद रखती है यहाँ की जनता की ये महत्वपूर्ण काम हो कि वन उपज का अच्छा समर्थन मूल्य मिले, खरीदी बिक्री में कोई परेशानी ना हो, रोजगार के लिए एक ऐसा अवसर मिले जिससे कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा भटकना ना पड़े। यहाँ से जो शहरी इलाके हैं वो काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग काफ़ी अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। खेल साई सिंह पर 2 बार उन्होंने भरोसा जताया है,
इसलिए नया पत्ता बीजेपी ने भूलन सिंह के रूप में दिया है। अब यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। तो मुद्दे के लिहाज से कांग्रेस से उम्मीदें काफी है, सरकार में वो रही है तो कई काम जो नहीं हुए हैं उसको लेकर थोड़ी नाराजगी भी रही है, लेकिन प्रत्याशी के रूप में खेलसाय सिंह हर बार यहाँ पर अपना दांव खेल जाते हैं। वहां पर उनका एक बड़ा परिवार भी है, उनका अच्छा खासा जनाधार है, इसलिए खेलसाय सिंह के लिए काफी जो कठिन डगर यहाँ नहीं दिखती है। लेकिन बीजेपी ने नया उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। परिसीमन के बाद सामान्य सीट होने के बावजूद 2008 में भी परिसीमन का भी एक यहाँ पर मामला आया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अच्छा खासा दबदबा है और प्रेमनगर की बात करें 3,31,407 मतदाता हैं कुल, और 2018 में 2,12,141 मतदाता थे। इस बार 1 लाख से अधिक की संख्या बढ़ गई है। 1,06,512 पुरुष मतदाता हैं, तो महिला मतदाता 1,05,000 के आसपास के मतदाता हैं। तो ये वोटर वहां पे तय करेंगे, और खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से आदिवासी वर्ग को ही टिकट दिया गया है। रेणुका सिंह का इस बार टिकट नहीं देने की वजह आदिवासी क्षेत्र भी, और लगातार 2 बार वो हारी भी हैं वहां पे खेलसाय से। तो निश्चित रूप से इस बार बीजेपी कहीं भी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। और उस प्रेमनगर की हम बात करें तो वहां से प्रेमनगर से राजनीतिक विश्लेषक आकाश कसेरा भी जुड़ गए हैं हमसे तमाम विश्लेषण के लिए कि वहां पर सियासी घमासान, शहरी मतदाताओं में जो नाराजगी, विधायक से नाखुशी, तमाम बातें जो हैं वो हम समझेंगे आकाश कसेरा से। आकाश जी, आपने वहां प्रेमनगर विधानसभा की बात करें तो आपने वहां पे करीब से देख रहे हैं वहां की राजनीति को, काफी उठा पटक रहा है, परिसीमन भी हुआ। एक वहां पे भाजपा के अलावा, भाजपा कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी एक अपना वर्चस्व है, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हीरा सिंह मरकाम जो उस क्षेत्र के भी हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर सियासी घमासान ज्यादा देखने को मिलता है। जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ सियासी घमासान होता है। रही बात गोरवाना की, जो यहाँ जयनाथ ग्राम में 25,000 वोट लाए थे और काफी आगे दिखे था। इस साल भी बहुत ज्यादा संघर्ष में उतर रहे हैं। और प्रेमनगर विधानसभा से कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले 2 साल से कांग्रेस का शासन रहा है, जहां यहाँ के लोगों में, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। विकास की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, शासन के होते हुए भी यहाँ कुछ भी बहुत सारी नाराजगी है। और यहाँ के जो माननीय विधायक भी हैं वो जनता के बीच ना जुड़ते हैं, ना उनसे कभी कुछ समस्याएं पूछते हैं। जब भी चुनाव की बात आती है तो उनके पास आ जाते हैं और वोट देने का, उससे काफी नाराज है जनता उनसे। तो इस बार नए प्रत्याशी के रूप में जनता एक नई अच्छे विधायक खोज रही है, जो उनकी समस्याओं को सुने और उनके बीच जाकर उनकी समस्याएं को समझे। भाजपा से अभी नए प्रत्याशी को टिकट दिया गया है इस बार, कैसे देखते हैं इन चीजों को? क्यों रेणुका सिंह जी का टिकट काटा गया वहां से? जी, रेणुका सिंह 2 बार हार चुकी थी निकले, और रेणुका सिंह का बहुत ज्यादा विरोध था इस क्षेत्र में। और शुरू से ही प्रेमनगर विधानसभा आदिवासी मूल क्षेत्र रहा है, जहां आदिवासी वोट ज्यादा है। तो इसको देखते हुए भाजपा ने भूलन सिंह मरावी को दिया, जो कि अच्छे आदिवासी नेता हैं, जिनकी जनता के बीच में बहुत अच्छी है और जो जनता के बीच से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं आपसे आकाश जी ये भी समझना चाहूंगा कि वहां पर रोजगार के साधन या मूलभूत जो चीजें होती हैं वो कितनी उपलब्ध हो पा रही है? क्योंकि कांग्रेस जब अभी सरकार सत्ता में थी तो काफी सारे वादे किए थे किसानों को लेकर, जो कर्ज माफी और बड़ी तमाम योजनाएं और चिकित्सा की सुविधाएं, स्कूल शिक्षा, आत्मानंद स्कूल, तमाम बहुत सारे योजना जो है वो बनी थी। क्या वहां तक ये पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई? जी, बात करें आत्मानंद स्कूल की तो यहाँ आत्मानंद स्कूल खुले हैं और कुछ सुविधाएं कांग्रेस सरकार में मिली है, लेकिन उससे भी बहुत सी राजनीतिक गतिविधियां हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ आज भी कई दूर से गाँव क्षेत्र है जहाँ आज जल की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं हैं। बिल्कुल, मूलभूत समस्या ये तो मुख्य होती, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़कें। कितना हो पाया है गांव-गांव में? लोग अभी भी क्या इन सब चीजों से महरूम हैं कि एकदम दूरी बना रखें? क्या इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? दूसरा ये भी, क्या 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम आज 5G की ओर जा रहे हैं, 6G की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर
नेटवर्क की समस्या भी लगातार बनी रहती है, ये भी लगातार चर्चा में रहा है, और सुविधाएं नहीं है वहां पर, नगण्य है सुविधाओं को लेकर। जी जी हाँ, आज भी यहाँ एक ऐसा गांव है जहाँ नेटवर्क एक भी नहीं है, थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं है। वहाँ आज 5G का जमाना आ गया और वहाँ के लोग नेटवर्क से वंचित हैं। और प्रेमनगर विधानसभा की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ सड़कें नहीं है। सड़कों की कई बार मांग की गई, हर बार बताया कि हमारे सरकार आते ही यहाँ सड़क बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिससे जनता काफी नाराज है। और वो एक ऐसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को सुने और उनकी विश्वास से वंचित करें। बिल्कुल। आकाश जी, मैं थोड़ा सा आपसे और भी ये समझना चाहूंगा, चूंकि आदिवासी पूरा बहुल क्षेत्र है, हीरा सिंह मरकाम का भी बड़ा वहां पे जोर रहा है। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं चूंकि आदिवासी क्षेत्र है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना अलग एक अस्तित्व है उस पूरे क्षेत्र में। तो ये कितना प्रभावशाली रहेगा उस क्षेत्र में, दोनों पार्टी भाजपा कांग्रेस के अलावा? क्योंकि यहाँ जयनाथ केराम एक गोंडवाना समाज के अच्छे नेता हैं और एक अच्छे प्रवक्ता हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके कार्य करते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए जनता काफी खुश है उनसे। तो इससे भाजपा और कांग्रेस को काफी दिक्कतें जाएंगी। किसका वोट ज्यादा कट सकता है, भाजपा या कांग्रेस का? जी बात करें तो दोनों की 50-50% है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज और भी समझना चाहूंगा, राज्य गठन के बाद लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। अगर हम बात करें तो राजधानी से भी जो बड़े नेता है वो कितने बार दौरा किए हैं, कितने वादे किए हैं। अगर हम वहां के जैसे अभी राज परिवार भी है से भी बात करें तो TS बाबा लगातार उस क्षेत्र से जीतते भी आए हैं। राज परिवार का उस क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है और खेलसाय सिंह भी जो भी हैं वो TS बाबा के खासे करीबी माने जाते हैं। तो उनका असर कहीं पे दिखेगा राज परिवार का भी? अब ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल ही एक लहर चली थी बाबा का कि जो PM बनेंगे, उससे बहुत सारी फर्क पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। वो एक ऐसे प्रत्याशी को देख रही है कि जो उनके सहयोग करे और उनके लिए हमेशा खड़ा रहे और जो उनको मूलभूत सेवाएं चाहिए वो उन्हें प्रदान करे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आप हमसे जुड़े रहें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो विश्लेषण किया, जो आपने गहराई से बताई वहां प्रेमनगर विधानसभा सीट की समीकरण को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे इस हमारे खास पेशकश में इस सामान्य सीट पर भी होने पर आदिवासी कार्ड का जो है वो खेला गया है, क्योंकि परिसीमन के बाद आदिवासी सीट से ये सामान्य सीट पे आ गया है। तो अब इसको हम कैसे देखते हैं, प्रेमनगर की जो पूरी सीट है उसको? जी देखिए, प्रेमनगर सीट में अब क्योंकि लगातार कांग्रेस यहां से जीतती रही है और खेलसाय सिंह यहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उम्र उनकी काफी ज्यादा है, कई बार वो बीमार रहे, इसलिए विधानसभा भी कई बार नहीं आते थे। इसलिए जनता उनसे जो उम्मीद रखती थी कि वो हमारे हर सुख दुख में शामिल हो, हमसे लगातार कनेक्ट हो। रोजगार के लिए जो यहाँ पर अवसर बनाने की बात होती है, यहाँ एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट लाया गया था, जमीन अधिग्रहण हो गया था, तो उम्मीद थी कि यहाँ पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो पाई। और यही सब ड्रॉबैक जो है वो थोड़ा कांग्रेस को परेशान कर रहा है कि उम्मीदवार पुराना है, जो काम कहे गए थे खासतौर पर रोजगार को लेकर वो हुए नहीं हैं। ऐसे में क्या अपनी सीट खेलसाय बचा पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें। और इसीलिए बीजेपी ने समझा कि रेणुका सिंह को उतारने से उनके साथ जो इनकम्बेंसी है वो लोगों से नहीं मिली, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो ज्यादा दिल्ली में रही, ये सब ड्रॉबैक के कारण बीजेपी को डिसएडवांटेज होता, इसलिए उनकी सीट बदलकर उनको भरतपुर सोनत भेज दिया गया, जो कि उनके लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं आता। तो एक नया प्रयोग किया गया, सांसद वो सरगुजा की थी, उनका टिकट बाहर दे दिया गया है। अब जहां से वो लड़ती रही हैं प्रेमनगर, वहां पर ऐसा मुकाबला था तो रेणुका सिंह को बाहर शिफ्ट कर दिया गया, नए उम्मीदवार को लाया गया है। तो कोशिश बीजेपी की यह है कि कैसी भी ये सीट को हासिल किया जाए, क्योंकि थोड़ी इनकम्बेंसी न केवल खेलसाय सिंह के खिलाफ भी है, बल्कि जो काम वहां वादे के रूप में किए गए थे उसमें थोड़ी गति धीमी दिखी है। इस वजह से भी थोड़ा सा कांग्रेस के सामने नए उम्मीदवार को उतारकर किला जीतने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल। तो हम ये अभी प्रेमनगर के मुद्दे पे लगातार चर्चा कर रहे थे, सड़क, पानी,
बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, अधूरे पड़े काम से प्रेमनगर के मतदाता नाराज तो हैं, शराबबंदी भी चाहती हैं वहां की महिला मतदाताएं। अब हम आगे चर्चा करते हैं मोहन जी भटगांव को लेकर। भटगांव विधानसभा भी खासा छत्तीसगढ़ सियासत में अपना दखल रखता है। 2008 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी इस पे, और आदिवासी बहुल क्षेत्र है सूरजपुर जिले में जो काले हीरे हैं, कोयला, उसका भंडार माना जाता है इस क्षेत्र में। अब और भटगांव विधानसभा की बात करें तो काफी चुनावी लंबा इतिहास रहा है। 14 विधानसभा की अगर हम बात करें, अलग अलग पहचान बनाई है, छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दी है भटगांव विधानसभा, जिसमें अगर हम बात करें तो वर्तमान में भी बात करें 2 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस को यहां से जीत मिली है। युवाओं को बात करें तो नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा। और भटगांव विधानसभा की अगर हम बात करें, वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी पारसनाथ रजवाड़े जो पिछले बार भी चुनाव जीते थे कांग्रेस से, और लगातार 2 बार से अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले बार भी पारसनाथ रजवाड़े ने भी प्रत्याशी थे। और भटगांव की बात करें तो लक्ष्मी राजवाड़े ये वर्तमान में भटगांव से प्रत्याशी। कुल मतदाता 2,30,000 के आसपास कुल मतदाता हैं। पुरुष की बात करें 1,15,655 तो महिला 1,14,455। तो ये कुल मतदाताओं की संख्या। और इस मोहन में आपसे इस पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो भटगांव विधानसभा है कॉलरी एरिया है, कोयला का बड़ा भंडार माना जाता है। लोग कोयला और आसपास रोजगार का साधन है काफी यहां पर, और पूरे देश में प्रसिद्ध है भटगांव का कोयला जो देश विदेशों में भी जाता है। कैसे देखते हैं इसे आप? वहां पर 2 बार भाजपा तो 2 बार कांग्रेस को जीत मिली है, इस बार क्या समीकरण देखने मिलेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? जी देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस इस समय एक अहम मुद्दा बार बार उठा रही है, वो है अडानी के द्वारा कोयले की अवैध रूप से माइनिंग और कोयले को हथियाकर पूरे देश की बिजली की दरों को बढ़ाना, कोयले के रेट को अपने हाथ में तय करना। इसको लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं। भूपेश बघेल बार बार सभाओं में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अडानी के हाथ में सारी माइन चली जाएगी। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर से ये कोयला निकलता है। ऐसे में ये एक तरीके से कोयले के खदान को किसे दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए, क्या उसमें नियम का पालन हुआ, इन सब बातों को लेकर इस विधानसभा में खासी चर्चा है। चर्चा तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन इस क्षेत्र का ही क्योंकि मामला है, वहां के लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने वाले हैं, इसलिए ये एक अहम मुद्दा बनकर यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि यहां पर कांग्रेस ने हमेशा से अपर हैंड अभी 2013 के बाद से बनाया हुआ है। 2013 में भी पारसनाथ रजवाड़े जीते और 18 में भी जीते, और फिर से अब मैदान में हैं। एक ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ में कोई दावेदार नहीं था। कांग्रेस ने जब प्रत्याशी के रूप में आवेदन लेना शुरू किया तो इनका एक सिंगल आवेदन आया था, कोई दावेदार नहीं था, इसलिए इनको टिकट भी मिला है। ये संसदीय सचिव भी रहे हैं, टीएस बाबा के करीबी भी माने जाते रहे हैं, इसलिए इनका टिकट बरकरार भी रखा गया है। बीजेपी के लिए यहाँ थोड़ी डगर कठिन है, मुद्दों के लिहाज से भी और प्रत्याशी के लिहाज से भी, इसलिए नए उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मी राजवाड़े को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। हालांकि ये पूरा इलाका ही उसी तरीके के आदिवासी समाज के बहुलता का है। राजवाड़े जो वर्ग आता है वहाँ के लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पारसनाथ रजवाड़े एक तरीके से पार्टी में भी निर्विवाद हैं, और मुद्दे के लिहाज से भी वो बार बार जो जिक्र कर रहे हैं कि खदानों को हमको बचाना है, खदानें अडानी के हाथ में चले जाएंगी, तो इस तरीके के मुद्दे की भी जोर वहां पे हमें दिखाई देता है। जी, मैं एक और भी चीज समझना चाहूंगा, चूंकि कोयले का मामला प्रदेश में और पूरे देश में उछला था, उसमें ईडी भी लगातार कार्रवाई की है, सरकार इसमें बैकफुट पे भी चली गई थी। लगातार कार्रवाई होने की वजह से काफी मामला जो है वो पूरे दिल्ली स्तर पे भी चला गया था। पूरे देश में इस पूरे मामले पर भी चर्चा का एक विषय रहा कोयला घोटाला। तो ये अगर हम बात करें प्रदेश में जिस तरह से कोयला घोटाला, और कहीं ना कहीं भटगांव एक अलग पहचान रखता है कोयला को लेकर, वहां पर अगर हम बात करें तो लोग स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो व्यवस्थाएं सरकार को बनानी चाहिए वो नहीं बन पाई है, जिसके चलते वहां पर मौतें काफी पर्यावरण समस्या की वजह से भी हुई है। तो ये भी एक मामला रहा है, स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत कुछ काम नहीं कर पाई है,
और आपने कहा कि जैसे कांग्रेस के सिंगल ही पारसनाथ रजवाड़े जी का नाम गया था, इसलिए उनको टिकट दिया गया। उनके कांग्रेस में वहां पे कोई खड़े होने के लिए भी नहीं है, वहां पर मतलब प्रत्याशी ही नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए कितनी मुश्किल होगी ये डगर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए तो नया उम्मीदवार है और बीजेपी कोई हैवीवेट उम्मीदवार वहां उतार नहीं पाई है, इसलिए मुश्किलें तो बीजेपी के सामने कई है। कांग्रेस के सामने थोड़ी सी मुसीबत इस बात को लेकर है कि जो पूरा कोयले का एरिया है, कोयले उत्खनन की वजह से वन के क्षेत्र में खासा जो दखल है वो बढ़ा है, और सरकार में होने के कारण लोग उम्मीद करते थे कि कांग्रेस तो कम से कम बचाएगी, पर वो जो हाथियों का कॉरिडोर बन रहा है, कोयले के लिए जो अलग से लीज में जमीन दे दी गई है, राजस्थान को जो कोयले के लिए जमीन दी गई है, वो सारी चीजें इसी विधानसभा के आसपास फैली हुई हैं। तो वहां आवाजाही करने वाले जो यहाँ के निवासी हैं उनमें ये मुद्दा काफी इफेक्ट करेगा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम इससे संबंधित नहीं हैं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जंगल को भी, जमीन को भी, आदिवासियों को भी। लेकिन उन सब के बावजूद लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई आखिर सरकार तो आपकी है, आपने क्या कदम उठाया, आपके हाथ क्यों बंधे हुए हैं। तो इस तरीके के सवालों के बीच ये भटगांव का जो चुनाव है वो हमें देखने को मिलेगा। प्रत्याशी के लिहाज से तो कांग्रेस ने काफी नई नवेले उम्मीदवार को वहां उतारा है। वो पूरा क्षेत्र जो है एक बार उपचुनाव में भी बीजेपी जीत चुकी है और वहां पर रविशंकर त्रिपाठी भी जीत चुके हैं। तो ये वो छात्र नेता से निकले हुए लीडर थे जो कि बृजमोहन अग्रवाल के साथी माने जाते थे। तो वो पीढ़ी एक खत्म हो गई है, अब नई पीढ़ी को संभालना है। तो बीजेपी में क्या उतने कैपेबल लोग हैं जो कि इस तरीके से पारसनाथ रजवाड़े का मुकाबला कर सकें, ये देखना होगा। टीएस सिंहदेव के समर्थकों की संख्या भी ज्यादा है तो उनका भी एक फैक्टर होगा। टीएस सिंहदेव कोशिश कर रहे हैं कि जो संभाग है पूरा सरगुजा का, जहां उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलाई है, वो ज्यादा से ज्यादा जिताएं ताकि उनकी एक प्रतिष्ठा भी बन सके कि भाई सरगुजा मैं तो जिता के ले आया, बाकी आप बताइए। तो एक दावा करने के लिए टीएस सिंहदेव को इस सीट को जिताना होगा और उनको भी इसमें काफी मेहनत करनी है। आगे इस विश्लेषण पर भी हम चर्चा करेंगे। आकाश कसेरा जो हमसे जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि राजनीति के रूप में पारसनाथ जो रजवाड़े है उनका विकल्प क्या और कोई नहीं था, और भाजपा के प्रत्याशी की क्या, अभी नए प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जो जनता है, वहां के वोटर हैं, वो वहां के मतदाता हैं, वो क्या चाहते हैं, वहां पर मुख्य अगर मुद्दे की बात करें तो समस्या क्या है वहां पर? जी, 3 प्रश्न किया मैंने आपसे। जी, कर्म कल्याण विभाग के अध्यक्ष सफी अहमद उनके साथ अच्छे दावेदार थे, जिन्हें जनता भी चाहती थी कि वो कांग्रेस से उनको दावेदारी मिले और उनको टिकट मिले। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया था पारसनाथ रजवाड़े के ऊपर कि हमारा शासन होते हुए भी यहाँ बहुत से कार्य नहीं हुए हैं, जैसे सड़क निर्माण की कार्य, कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ जल पानी से लेकर के कई मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं लोग यहाँ। तो पारसनाथ रजवाड़े ने कई कार्य नहीं किए, कई वादे किए थे, कई कुछ किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उनको द्वारा देखा गया है। ऐसे में सफी अहमद एक अच्छे विकल्प थे। और यहाँ एक भगवती रजवाड़े हैं जो सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका भी नाम काफी चर्चा में था। तो आकाश, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की कमी है हमारे पास थोड़ा सा, और चुनाव का जो ये विश्लेषण है हम इस पे लगातार कवरेज कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बहुत विश्लेषण कर जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो एक बेहतर मतदाता होने का अपना फर्ज अदा कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा मतदाता निकलकर वोट करें, अच्छे प्रत्याशी को वोट करें। हमसे मोहन तिवारी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, आप बने रहे टीवी 24 के लिए।